हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। बेसिकली ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसको कई किताबें आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखती हैं। हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। जनरली इसका सिंबल IE या फिर IP होता है। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है, तो आप जो बुक्स पढ़ेंगे आपको इनमें से कोई एक सिंबल मिल जाएगा आपको। देखते हैं कि होता क्या है। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी एटम को आयनाइज करना। आयनाइज कैसे करते हैं हम? कोई एटम हमने लिया, उस एटम को हमने एनर्जी दिया। एनर्जी देने पर क्या होता है, वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब कैसे लूज करेगा, कहाँ से लूज करेगा? तो कोई भी एटम अपने हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको लूज करता है। अब वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये फैक्टर कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, साइज कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास टॉपिक जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated का मतलब होता है एक अकेला सिंगल एटम, ठीक है। The amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to convert it into positively charged ion। पॉजिटिवली चार्ज आयन किसी एटम से, कोई एटम है सपोज हमारे पास सोडियम, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया। एनर्जी देने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। जब हमने इसको एनर्जी दिया तो ये क्या करेगा, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ये वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में प्रेजेंट है, ये इसको लूज कर देगा। तो क्या बचेगा इसके पास में? ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया, बाहर निकल गया। अब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने पर, वही इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्या बोलते हैं हमने यहाँ पर ये क्यों वर्ड यूज किया, आइसोलेटेड गैसियस एटम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो सैंपल लिया गया है वो गैसियस फॉर्म में लिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गैसियस फॉर्म में जो एटम होता है वो अलग होता है, आइसोलेटेड होता है। वहां पर आप सिंगल एटम को इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया या लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो वहां पर हम एटम को सिंगल फॉर्म में इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि एटम को हम गैसियस स्टेट में लेते हैं और एटम हमारा सिंगल होता है, उसमें जितना हम एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, वहां से निकालते हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर होता है क्या? तो जितना एनर्जी इसको जरूरत पड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो एक बेसिक चीज हो गई। अब बात क्या आती है और क्या इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग? तो एक चीज और होती है कि अगर हमें किसी एक एटम से वन बाय वन एक के बाद एक हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना है। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मोनोवैलेंट कैटायन बना, फिर उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर डाइवैलेंट कैटायन बनेगा, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है तो ट्राइवैलेंट कैटायन बनेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर हमें एक एटम से एक के बाद एक कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है जैसे हमारे पास सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हमने कुछ एनर्जी दिया और एल्यूमिनियम से जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 283, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमने एनर्जी यूज की है उसको हम बोल रहे हैं IE1, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है इसमें। इसके बाद क्या होगा, इस कैटायन से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, अब ये डाइवैलेंट कैटायन हो गया, मतलब इसमें +2 चार्ज आ गया। फिर से जो हमने इसको एनर्जी दी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हमारी IE2 हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी 2। उसके बाद हमने इसे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमने दी इसको, वो IE3। अब ये देखना है कि ये जो IE1, IE2, IE3 है, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, इसमें रिलेशन होता है IE3 is greater than IE2 is greater than IE1।
बेसिकली अगर आप किसी सिंपल एटम की बात करते हैं तो जनरली यही ऑर्डर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सिस्टमैटिक सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी एटम से वन बाय वन करके एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। आई रिपीट, हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उसका मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं हो सकता, जैसे कभी सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, वो क्यों होगा वो देखते हैं। इस छोटी सी चीज को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों था कि IE1 IE2 के बराबर नहीं था, IE2 IE3 के बराबर नहीं था, ये डिफरेंस क्यों था, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले एल्यूमिनियम था, जब हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो था 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। जब हमने कैटायन बनाया तो अब क्या कंडीशन है इसके पास में, 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन 13 है, और प्रोटॉन 13 है, इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को जिसको हम निकालने जा रहे हैं उसको ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा। इसका मतलब अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, और उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसको बाहर निकालने के। क्लियर होता है बात? इसीलिए जब हम कैटायन बनाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जितना उस पर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आईपी लगेगा। क्लियर होता है इस बात को? आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसका वेरिएशन क्या होता है। जनरली जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं हमारे वो वेरिएशन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम वेरिएशन की बात करें कि पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन जनरली हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट आईपी जो होता है हमारा वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? इंक्रीज इसलिए करता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो शेल्स होती हैं वो सेम रहती है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से बात करें तो होता क्या है, यहाँ पर आपका 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप उधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है इसमें 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड का मतलब सारे एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम है। मतलब क्या, सारे एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम है। आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होती है, वो सेम रहती है। ये हमारा सेकंड पीरियड के सारे एटम्स हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें शेल्स सेम रहती हैं और न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के केस में हमारे पास क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ये, और यहाँ पे 9 प्रोटॉन। तो इसके पास 9 प्रोटॉन है और इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। इसका साइज भी छोटा होता है। तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए आईपी हमारा इंक्रीज होता है। इस बात को याद रखिए। ये फर्स्ट है कंडीशन लेफ्ट टू राइट में अराउंड द पीरियड। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, मतलब अगर हम ग्रुप की बात करें कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब अराउंड द ग्रुप में तो क्या होता है, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स 1 बाय 1 इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे आने पर शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, साइज बढ़ रहा होता है, और साइज बढ़ने की वजह से जो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा होता है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जनरली जो आईपी होता है वो डिक्रीज होता है। तो क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो भी आप कहें इसको, ये आपका डिक्रीज होगा। क्लियर होता है बात? तो दो चीजें क्लियर हो गई हमारी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जो आईपी होगा वो इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आने पर वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। इतना बात क्लियर होता है। अब चलते हैं उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जिन पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है तो वो फैक्टर से ही बनाया जाता है। देखते हैं कैसे होता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग
आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं वो चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आईपी या आईई जो भी आप बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, किसी भी एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उसका आईक्यू उतना ही कम होगा, ये ध्यान रखिए। पहला फैक्टर है ये, और इससे आप पीरियड और ग्रुप में बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड फैक्टर क्या है। सेकंड फैक्टर होता है, सेकंड इसको आप फैक्टर के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं और ऐसे इन जनरल भी याद रख सकते हैं। देखिए आपको किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एटम अगर स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेगा, नहीं निकालेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटम की स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। और पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम, ठीक है ना। तो उन गैसेस के केस में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करती। मतलब अगर आप एनर्जी दोगे तो जनरली लूज नहीं करेंगे, जितनी एनर्जी में कोई दूसरा एटम लूज कर देगा वो नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये कि जनरली वो लूज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि हमें निकालना ही निकालना है, एनी हाउ कैसे करके निकालना है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो नोबल गैसेस के लिए होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैसेस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि IP is highest, आयनाइजेशन एनर्जी is highest for inert gases। ये पता है, इनर्ट गैसेस सभी को पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम सबके लिए होता है। ओके, या आप ये भी कह सकते हैं थर्ड कि IE is directly proportional to stable electron configuration। इसके मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। और ये जो पोर्शन है अपने पास में, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ IP। क्यों, क्योंकि IP जो होता है वो एक्चुअली में साइज और कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है। देखो कैसे, जैसे कि हमने अभी जनरली क्या पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर IP क्या होगा, इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। बट अगर हम ये देखें नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन की तरफ जाएं तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। बट होता क्या है, इन एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि नाइट्रोजन का IP ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, देखिए क्वेश्चन ये होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करके यहाँ से पूरा आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा why IP of nitrogen is more than oxygen, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे, आपको जब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि why the IP of nitrogen is more than oxygen या why the IP of any compound is more than or less than, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारी चीजें बाद में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख लेते हैं, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 ये हो जाएगा ना, है ना। ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी भी एटम का जिसका भी हमें निकालना है IP, फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे, जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ा होगा उसको आप लिख देंगे। उसके बाद उसमें से जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहां से आपको निकालना है एटम, उसको देखेंगे। इसमें सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पर 2p3 है और 2p4। मैंने क्या कहा, ध्यान देंगे इस बात को, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो हमने इस पे कंसंट्रेट किया, दिस इज 2p3 एंड दिस इज 2p4। हमें जो इलेक्ट्रॉन पिक करना है वो यहीं से करना है, इसलिए हम यहीं पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको अगर आप फिल करें तो 2p3 हमारा कुछ इस तरीके से फिल होता है अकॉर्डिंग टू आवर रूल, ठीक है। 2p4 को फिल करेंगे, इस तरीके से फिल होगा, ऐसा फिल होगा। और सभी को पता है हंस रूल के अकॉर्डिंग, हंस रूल ऑफ स्टेबिलिटी क्या कहता है आपको, वो कहता है कि completely half filled or completely full filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। ये क्या है, completely half filled। कैसे,
P में 6 आते हैं, 6 अगर पूरे भर दिए तो फुल फील्ड हो गया, और P3 है तो हाफ फील्ड हो गया। ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, सब में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने। तो कंप्लीटली हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से। ये आपको पढ़ने को मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जहां पर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे होंगे, वहां पर ये आपको रूल पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो और उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ये आपका कंप्लीटली हाफ फील्ड है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? लेस स्टेबल। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है और ये कंप्लीटली फुल फील्ड है। एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये हमेशा लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल मोर स्टेबल टर्म तब यूज किया जाता है जब हम कंपेयर कर रहे हो किसी का। यहाँ पर हमें इनको कंपेयर करना है, बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, इसलिए मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। और आयनिक पोटेंशियल के फैक्टर के अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशन जो ज्यादा स्टेबल होता है उसके लिए आईपी ज्यादा चाहिए होता है। मतलब ये हम ये पढ़ करके आए हैं कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज हम पढ़ करके आए। और स्टेबल कौन सा है? नाइट्रोजन वाला। इसका मतलब क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? जो हमारा आईपी होगा वो ज्यादा होगा। तो कैसे लिखेंगे आप? In the case of nitrogen, it has 2p3 valence electron configuration, which is more stable than 2p4, जो ऑक्सीजन का है, and hence more amount of energy is required to remove electron from 2p3 configuration. Is that okay? क्लियर होता है? इतना समझ में आता है? तो जहां कहीं पर भी आपको कैलकुलेट करना होगा उसको आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास और भी एग्जांपल है, देख लेते हैं हम इसको। इसी कंसेप्ट और बेस में आपको दो और एग्जांपल बता रहा हूं। एक हमारे पास है बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, जबकि बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बोरॉन राइट पे, बेरिलियम लेफ्ट पे, ज्यादा होना चाहिए बोरॉन का, बट ज्यादा किसका है? बेरिलियम का। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास एक ये है, और क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। तो कैसे? बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा? 1s2 2s2, और बोरॉन का क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p1। मैंने क्या कहा था? जब कभी किसी एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक करना हो तो क्या करेंगे? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के केस में 2s2 है, और यहाँ पर 2p1 है। 2s2 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कंप्लीटली फुल फील्ड है। ये कैसा है? कंप्लीटली फुल फील्ड। और ये कैसा है? पार्शियली फील्ड। स्टेबल कौन सा हुआ इसमें? 2s2 ज्यादा फील्ड है, ये कंप्लीटली फुल फील्ड है, इसलिए वो मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसलिए क्या होगा? जो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है उसके लिए आईपी ज्यादा होता है। मतलब बेरिलियम के केस में हमारा क्या होगा? आईपी ज्यादा होगा। बात समझ में आती है? ये सेम कांसेप्ट आपको लगाना है मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम के केस में अगर आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमारा 2s2 होता है, और एल्यूमिनियम के केस में मैग्नीशियम के केस में 3s2 होता है, और एल्यूमिनियम के केस में 3p1 होता है। और सबको पता है कि ये 2s2 क्या है? s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, इसलिए s2 ज्यादा स्टेबल है। s2 ज्यादा स्टेबल है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली टफ है, नहीं निकाल सकते, देना ही नहीं चाहता मैग्नीशियम अपने ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहता। जबकि एल्यूमिनियम क्या कह रहा है कि मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए 2p3 होना चाहिए था, वो तो है नहीं, ये तो पार्शियली फील्ड है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये कैसा है? लेस स्टेबल। और इसलिए इसको निकालना आसान है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसको नहीं है। इसलिए क्या होगा? मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 होता है, कंप्लीटली फुल फील्ड है, ज्यादा आईपी चाहिए। आईपी ऑफ क्या लिख देंगे? आईपी ऑफ Mg is more than IP of एल्यूमिनियम। बात क्लियर होता है ना? तो फैक्टर्स हमने देखे, फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या थे कि किसी भी एटम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है उसके साइज पर, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर।
साइज अगर छोटा है, सबसे पहले आप साइज देख लिया, आपको जल्दी ऐसे ही पता चल जाएगा, बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना भी जरूरी है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एटम के लिए आपको मिल रहा है वो वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा और उसके लिए आईपी हमारा सरल। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। थैंक यू।